मुबशर साहब, 2021 में तो आपने देखा खासकर कोविड की वजह से पूरी दुनिया ही मुतासर हुई, पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। तो आप क्या समझते हैं 2022 में वैक्सीन तो बन गई हैं और भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं और 100 साल बाद इतनी बड़ी वबा आई है, तो क्या तब्दीलियां देख रहे हैं इस कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया में आई हैं? पूरी दुनिया पर क्या इसकी तब्दीलियां आप देख रहे हैं और पाकिस्तान पर क्या तब्दीलियां आपको नज़र आ रही हैं? बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, आपको भी नया साल मुबारक हो और नाजरीन को भी। देखिए, मेरे ख्याल में तो हम उसी बेयकीनी के आलम में नए साल में दाखिल हुए हैं जिस बेयकीनी के आलम में हम 2021 में दाखिल हुए थे कोरोना की वबा के हवाले से। उस वक्त आपको याद होगा कि कोरोना का जो पहली वबा का फेज़ था वो ख़त्म हो रहा था, दूसरी वबा का फेज़ शुरू हो रहा था। और फिर हमने देखा कि साल के शुरू में डेल्टा ने तबाही मचा दी, डेल्टा वेरिएंट ने। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसने अपनी पीक पे जाना है। अभी तक उस बारे में वाज़ेह नहीं है गो कि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि डेल्टा की निस्बत ये जो वेरिएंट है ये उतना ख़तरनाक नहीं है। मगर आपने देखा क्रिसमस न्यू ईयर के ऊपर पूरी दुनिया में 2500 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई, लॉकडाउन्स लगने शुरू हुए। अमेरिका में एक दिन में जो केसेस की तादाद है वो 4 लाख से तजावज़ कर गई। उसी तरह यूरोप पूरी तरह से लपेट में आ गया। हमारे यहाँ भी कहा जा रहा है कि शायद फरवरी में जो है ये वेरिएंट पीक करेगा। खुशकिस्मती अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस वेरिएंट की जो असर है वो उतना मोहलिक नहीं है जितना डेल्टा का था या जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था उसका था। मगर इससे जो बहरान आए हैं माशी, उसने पूरी दुनिया को जिस तरीके से लपेट में लिया है, तो उससे लोग वबा से तो मुतासिर हुए जो माशी लिहाज से मुतासिर हुए हैं वो मेरे ख्याल में इसका बहुत ही ज़्यादा एक ख़तरनाक पहलू है। क्योंकि वबा तो ज़ाहिर है उसकी एक वैक्सीन ईजाद हो गई, मगर मईशत की वैक्सीन ईजाद करने में बहुत वक्त लगता है। तो बाकी ओवरऑल जो माशरों पर एक उसके स्ट्रक्चर मुतासर हुए हैं कोरोना की वजह से भी, और बाकी जिसके बाद जिस तरह आपने बताया माशी बुरान भी आए, इन्फ्लेशन जो है वो सारी दुनिया में हाई रहा है। अमेरिका में देखें काफ़ी अरसे के बाद वहाँ हमेशा 1% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होता था तो शोर मच जाता था। इस वक्त 6.5% है, बरतानिया में 5.5% है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पहले इतनी गुर्बत है वहाँ 11.5% है। और अभी जो एक और नया मिनी बजट आया इसके बाद लगता है ये मज़ीद भी बढ़ेगा। तो पाकिस्तान पे इसके असरात, आप पॉलिटिकल असरात भी आप ज़रा हमें बता दें। और अब 3.5 साल हो गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, अब लगता है कि ये क्योंकि इसी साल जो 2022 होगा इसके मिड में इनका आखिरी साल भी शुरू हो जाएगा अगस्त में आके, तो आपको लगता है जिस तरह शेख रशीद ने भी कहा था कि आखिरी साल में जो है महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी और नया पाकिस्तान भी बन जाएगा, तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी? देखिए सनाउल्लाह, एक ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मार्च के बाद, लेकिन वो सारी के सारे हाइपोथेसिस हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं, उनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। ये कहा जा रहा है कि मार्च के बाद जो है शायद इन्फ्लेशन कम होनी शुरू हो, मगर अब अगर ओमिक्रॉन पीक कर जाएगा तो यकीनन जो उम्मीदें थी कि चीज़ों की जो प्राइसेस है डाउन होंगी वो वक्ती तौर पर शायद हो जाएं, मगर उसके बाद जो जिस तरह ऑयल की प्राइसेस ने पीक किया है, जिस तरह LNG प्राइसेस ने पीक किया है, जिस तरह दूसरी एनर्जी प्राइसेस ने, तमाम जो फूड इन्फ्लेशन है, एसेंशियल आइटम्स है, उनकी कीमतों ने जिस तरह पीक किया है, तो लगता यही है कि ये साल भी माशी एतबार से लोगों के लिए मुश्किल साल होगा। इस हुकूमत की जहाँ तक बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि गुज़िश्ता बरस हमने देखा कि इस हुकूमत ने अब बिल्कुल ही जो है आप ये कह लें कि सामने आकर के अवाम को उन्होंने कह दिया कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हो रहा है वो आलमी उसके मुहर्रिकात हैं और आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इतनी संगदिली जो है वो हमने बहुत कम देखी हुकूमतों में कि वो आकर के ढिठाई के साथ बजाय इसके कि वो लोगों को तसल्ली दें, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखें, वो आकर ये कह रहे हैं कि जी आपको ये महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई चारा नहीं है। जिम्मेदारी वो पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं, जो कुछ हद तक तो ठीक है। ज़ैदी साहब,
ये जो बिलाल ने बात की है और आप भी समझ रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ बातें होती हैं ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी कि शायद अब एक नया तजर्बा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्होंने तो बताया कि सरवर साहब को भी इसीलिए लाया गया था। एक्चुअली है क्या? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर आला पंजाब भी हैं और वज़ीर आला केपी भी हैं? लगता यही है। बिल्कुल ऐसा ही है सनाउल्लाह, और यही चीज़ मेरे ख्याल में सिस्टम को नुकसान पहुंचा, क्योंकि माजी की हुकूमतों में वज़ीर आज़म से यही शिकायत होती थी और खान साहब भी तनकीद कर रहे होते थे कि आप पावर्स डेलीगेट नहीं करते। आप ये देखिए कि पंजाब की जो सूरत हाल है, इमेजिन कीजिए कि मार्च में यहाँ बल्दियाती इंतखाबात होंगे जो कि सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, और अगर उसमें ये जो है पीटीआई को धचका लगा जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है, तो मेरे ख्याल में बहुत मसला हो जाएगा। और वहाँ से जो रोल बैक का अमल है इस हुकूमत के आखिरी जो साल होगा वो खासा मुश्किल होगा कि अगर वहाँ पर कोई तब्दीली आ जाती है या पीटीआई को मार पड़ जाती है जैसे केपी में पड़ी है बल्दियाती इंतखाबात में, तो बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक सरवर साहब की बात है तो मैं ये कहता हूँ कि पंजाब हुकूमत का जो सर्वर है वो उड़ गया है, और अब जो है मसला ये कि डेटा बहुत सारा लीक होगा, तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मुबशर साहब, सिंध में क्या सूरत हाल देखते हैं आप? बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नया कानून भी वहाँ पर लाया गया जिस पर काफ़ी शोर शराबा भी हुआ है और गवर्नर भी उस पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या देखते हैं कि कब तक इस साल 2022 के दौरान सिंध के अवाम को बल्दियाती जो निज़ाम है, बल्दियाती सेटअप मिल जाएगा इस साल? देखिए, सिंध के अवाम वो बदकिस्मत अवाम हैं कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कब क्या चीज़ मिलेगी। आप देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इस तरह की पूरे पाकिस्तान में पहले चल गई, उसके बाद सबसे आखिर में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में आई। तो यहाँ पर एक सियासी खला है बेसिकली, जो ज़ाहिर है MQM का आपको पता है असर रसूख ख़त्म हो गया है, ANP का वो असर रसूख रहा नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो असर रसूख है वो ज़्यादातर जो देही सिंध के इलाकों में है वहाँ ज़्यादा है, शहरी सिंध में नहीं था, और ना ही पीपल्स पार्टी ने कभी एफर्ट की कि वहाँ पे आए। अब पहला मौका है कि पीपल्स पार्टी ट्राई कर रही है। बदकिस्मती ये हुई कि पीटीआई के को यहाँ के लोगों ने बहुत वोट दिए और उम्मीद ये की जा रही थी कि पढ़े लिखे लोग हैं और कराची की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, मगर बदकिस्मती से वो भी नहीं हुआ। जी। इस वक्त ये शहर एक यतीम शहर है जिसकी जो है कोई भी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी पूरी ट्राई करेगी कि किसी भी तरीके से बल्दियाती मुबशर साहब आपने वो सियासी खला की जो बात की है, आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर किसी ज़माने में जमात इस्लामी का बड़ा असर रसूख था, जिस तरह केपी में JUI दोबारा आई है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जमात इस्लामी दोबारा से वहाँ पर अपना स्ट्रेंथ हासिल करने जा रही है और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में सिंध में ख़ासकर कराची में जमात इस्लामी होल्ड हासिल कर सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। कराची की हद तक तो कुछ ज़रूर होगा, मे बी 10% कह लें मैक्सिमम। उसके अलावा आप PSP वगैरह हैं, ये भी अभी तक उस तरह से अपनी यहाँ पर जड़ें जो हैं गहरी करने में कामयाब नहीं हुए। अगर आप देही सिंध की बात करें तो ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि इन आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में JUI जो है वो बहुत गेन करेगी देही सिंध में, जिसमें सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद वाला जो पट्टी है पूरी, उसमें पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा धचका लगेगा। और पीपल्स पार्टी के लिए गोल्डन चांस तो है कि शायद यहाँ पर आकर के वो शहर में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करें। इसीलिए मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी बनाया गया और तवक्को यही है कि पीपल्स पार्टी कुछ ज़रूर गेन करेगी। लेकिन कराची के अंदर जो है एक मिक्स्ड बैग अगर आया तो वो इस शहर के लिए अगेन आप वही खींचातानी शुरू हो जाएगी जो पहले होती थी कि 10% MQM, 10% पीपल्स पार्टी, 10% जमात इस्लामी, 10% जो है PSP, 10%। तो इतनी बुरी खिचड़ी पकेगी कि इस शहर में जो बल्दियाती इंतखाबात का जो असल मकसद है कि कोई ऐसा ताकतवर मेयर आए जो इस शहर को उस तरह डेवलप करे जो ये डिजर्व करता है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। और बदकिस्मती ये है कि जो देही हुकूमत है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, वो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है
कि वो पावर्स देना ही नहीं चाहती उस बल्दियाती सेटअप को।